सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटोर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऑलमोस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सीयूईटी या फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने उसके टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हालांकि क्वेश्चन उसमें मोस्टली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं थे, पर मोस्टली ऐसे थे कि आप उसको देखकर आंसर मार्क कर सको, मतलब एक मेमोरी बेस्ड। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी फिलहाल चालू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये है पेन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द इंड्यूस्ड चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब इनमें से कौन सा फैक्टर इंडिपेंडेंट है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आंसर देखो, इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हो। इस इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं पूछा है, इंडिपेंडेंट ऑफ हो गए। ठीक है, फ्लक्स पे तो डिपेंड करता है, फ्लक्स की वजह से तो ऑब्वियसली हो ही रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट sorry which of the following states that an EMF is induced whenever there is a change in magnetic field linked with an electric circuit। तो ये बोल रहा है कि कौन सा लॉ ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट में। ठीक है, तो ये है फैराडेज लॉ। मैंने फेराड, देखिए जितने भी लॉज हैं या स्टेटमेंट्स, ठीक है, या फिर लॉज जितने भी हैं, आप उसको एकदम जैसे दिए हुए हैं साइंटिस्ट ने, उसको वैसा का वैसा याद कर लीजिए। क्योंकि अक्सर कर आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। देखो, एक कोई रूल है तो वो रूल है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो उसको जैसे का तैसा याद कर लीजिए। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इसमें चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी लेंस लॉ की से दी जाती है। इसको याद कर लीजिए, लेंस लॉ की विच ऑफ द लॉ इज यूज्ड टू गिव द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसमें, देखिए इसका जो यूज होता है वो जनरेटर बनाने का काम आता है। जैसे कि अब मैं अभी क्वेश्चन मैंने रखा है कि कैसे यूज करते हैं इसका, हाउ टू यूज दिस फिनोमिना टू यूज टू कंस्ट्रक्ट जनरेटर। ठीक है, तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैंने आगे रख रखा है, लेकिन अभी अभी के लिए इतना है कि इसकी जो पोलैरिटी है या फिर उसको डिफाइन करने के लिए लेंस लॉ काम आता है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ, इलेक्ट्रिकल जो इनर्शिया है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, देखिए इनर्शिया आपने तो उसमें पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब आपने क्या पढ़ा होगा, काइनेटिक उसमें मोशंस पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो ये तो आई थिंक फर्स्ट लॉ भी है, पर ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते। अभी हमें क्या बात करना है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज मेजर ऑफ, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसका मेजर है? तो इट्स अ मेजर ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी हमें इन सारी चीजों को एकदम स्टेटमेंट वाइज याद रखना है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनमें से क्या है? देखो, फिर से वही बात आ जाती है कि सारे स्टेटमेंट हमको याद रखने हैं। देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस तरीके से रखे हैं ताकि आपको इसकी इंपोर्टेंस फील कराई जा सके कि इन लॉज के स्टेटमेंट्स की कितनी ज्यादा इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लेंस लॉ। अगर आप देखिए, जैसे कि आपने देखा पिछले 3 क्वेश्चन का, आई गेस शायद 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जिसका आंसर लेंस लॉ है, तो आपने ये देखा कि अगर आपको लेंस लॉ का स्टेटमेंट याद है तो आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म हो गए इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus कंस्ट्रक्शन यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आगे आपको बोला कि इस कंस्ट्रक्शन को, जो इस फिनोमिना को हम यूज करते हैं किसमें, जनरेटर बनाने के। अब देखिए आपने वो एक, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, वो मूवी देखी थी आपने, 3 इडियट्स, जिसमें था कि हाउ क्वेश्चन प्रोफेसर पूछता है हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट, है ना? तो आप उससे भी इसको याद कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं, ट्रिक्स बना सकते हैं याद करने की। मैंने तो ऐसा बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, अच्छा मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जैसे कि ये कॉइल है, ठीक है, जब इसमें जब ये घूमती है, जैसे ये शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, शाफ्ट जनरेटर की, है ना? तो ये जब घूमती है तब ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये फिनोमिना। ये शाफ्ट है, यहाँ पे बुश बुश लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें ये कॉइल होती है। तो इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही है कि
जनरेटर इज द राइट आंसर। दिस फिनोमेना हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद ए कॉइल इन इंडिपेंडेंट ऑफ। मतलब इनमें से कौन सा फैक्टर सेल्फ इंडक्टेंस का इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक ये कॉइल रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो ये फिर से वही बात, स्टेटमेंट इज दी। ठीक है। स्टेटमेंट आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं। स्टेटमेंट याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप उसको ड्राइव भी करना सीख जाएंगे। जैसे बॉयड सार्वर्स लॉ, ठीक है, उससे आपने कई सारे फॉर्मूलेस ड्राइव किए, तो ऐसे काम आता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द वायर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। जैसे कि मैंने अभी बात की थी ना। अ, चलिए, अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल लूं तो आप, अगर आप फॉर एग्जांपल दिस इज लेफ्ट हैंड, तो आप इन उंगलियों को कर्ल भी करते हो तो आपने इसमें पढ़ा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेट क्या बोलता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है। द मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय पासिंग आइदर अ डायरेक्ट करंट और अ डायरेक्ट करंट थ्रू द प्लेट। मतलब कि ये है कि मेटल प्लेट को हम हीट कर सकते हैं अगर उसमें एसी करंट, एसी यानी कि नॉट नॉट डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट इज डीसी, एसी इज इनडायरेक्ट अल्टरनेट करंट। तो उसमें बोला है कि अगर आप एसी करंट को किसी प्लेट से पास करेंगे तो वो हीट कर सकता है या नहीं। तो इसका एग्जांपल आपको मैं अभी आपकी डेली लाइफ में दे सकता हूँ। जैसे कि आजकल के इलेक्ट्रिकल गीजर्स, या फिर जो रॉड हम लोग जो घर में यूज करते हैं पानी में डालने के लिए, जब जब वो पानी गर्म करना होता है, तो वो इस फिनोमेना में वर्क करता है कि उसमें जब हम अपने उसको जब प्लग में लगाते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, तब जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है। ठीक है। तो दैट कैन बी यूज फॉर दिस थिंग, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है। द मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग इट इन टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हीट नहीं होगा। इट विल हीट इट विल हीट इन टाइम वेरिएंट। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इनवेरिएंट है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो नहीं होगा ये। क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी टाइम वेरिएंट होगी, टाइम वेरिएंट याद रखना, टाइम वेरिएंट, तो ये हीट कर जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय पासिंग इट थ्रू टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये सही हो गया स्टेटमेंट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, बोथ ए एंड सी इज राइट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस क्या है, यूनिटी। यूनिटी यानी कि 1। तो व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, वो भी यूनिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखेंगे किसी इंडक्टर के अराउंड ये वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस यानी कि एल 1 है, तो ये एल 1 हो गया। 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, आई इंटू आई, तो सॉरी 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज राइट, आंसर स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू आपने चेक कर लिया एल डी आई बाई डी टी से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, when an magnetic flux linked with an electrical circuit change changes an EMF is induced in the circuit, this is called। देखिए जब ये बोल रहा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट से लिंक्ड है तो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट में, तो इसे क्या बोलते हैं। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अभी इस ऑलरेडी हमने उस पिछले में क्वेश्चन में इसका रिवर्स तरीके से पूछा था इस क्वेश्चन को, अभी यहाँ पे उसको उल्टा तरीके से पूछ लिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि an induced EMF is produced when a magnet is plugged into a coil. The strength of induced EMF is independent of।
तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। देखिए चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा सही है। आप इसको याद रख लीजिए, जो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, या फिर वायर बोल लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने डाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? A coil of a coil of insulated wire is connected to a battery. If it is taken to a galvanometer, its pointer is deflected because, देखिए जैसे कि अगर एक कोई वायर है उसमें करंट पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, रबर की कोटिंग कर रखी है, यानी इंसुलेटेड कोटिंग कर रखी है, पर फिर भी उसके पास अगर हम गैल्वेनोमीटर को ले गए तो वो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसको चाहो तो आप अपनी लैब में जाके इस चीज को, फिनोमेना को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हालांकि इसको कम करने के लिए हम डबल कोटिंग भी करते हैं, आगे देखेंगे हम क्या क्या यूज करते हैं इसका, वो मैंने क्वेश्चन रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द कॉइल इन रेजिस्टेंस बॉक्स आर मेड अप ऑफ डबल इंसुलेटेड वायर टू नलिफाई। देखिए अभी मैंने बोला ना कि क्यों, ताकि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को नलिफाई किया जा सके। ठीक है, तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अभी इसका हमने क्वेश्चन नंबर 13 को एकदम सेम है। ठीक है, दोनों के फिनोमेना आप चेक कर सकते हैं, सेम ही है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, चलिए। टू प्योर इंडक्टर आर ऑफ ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब दो इंडक्टर हैं, है ना, एल और एल, तो इनका जो नेट इंडक्टेंस होगा, यानी कि एल नेट कितना होगा। देखिए जब जब इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होता है तब वो एज ए रेजिस्टेंस ऐड होता है। जैसे दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, वो अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कैसे होंगे, R1 प्लस R2। ऐसे ही इंडक्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो रेजिस्टेंस की तरह ऐड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एल प्लस एल दैट इज इक्वल टू 2L। पर कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होता है, आपको याद दिला दूं। कैपेसिटेंस के केस में अगर ये सी है ये सी है तो नेट सी क्या हो जाएगा, दैट इज C/2। ठीक है, C/2। लेकिन पैरेलल में अगर फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे, तो नेट सी क्या हो जाएगा, तो नेट सी हो जाएगा 2C। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो नेट इंडक्टर क्या हो जाएगा, 2L। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 का आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी क्या बोल रहा है कि द लेंस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, NERGY एनर्जी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही एनर्जी का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The law of electromagnetic induction have been used in construction of law of electromagnetic induction have been used in construction of। अभी मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को देखा था, क्या, जनरेटर। जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में सुनाना क्या बात है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से लेते हैं हम। ठीक है, ये रोटेट करती है ये कॉइल, और ये शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। जब ये शाफ्ट होती है, ठीक है, जब ये घूमती है तो ये घूमती है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट, समझे ना। तो ये फिनोमेना इस तरीके से कनेक्ट करते हैं इसको। हालांकि ये एक तो मैंने आपको रफली एक आइडिया दे दिया है, आप चाहो तो इसमें आप एनसीईआरटी में जाके इसका पूरा एक डायग्राम ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं इसका अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। करंट क्या फ्लो कर रहा है, A to B। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। देखिए डायरेक्शन, देखिए जो मेरे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। तो ये जो मेरी ये 4 फिंगर्स हैं ये चारों, ये हम डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ को रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे। ठीक है, या फिर मतलब ये सॉरी मैं, देखिए ये इस तरीके से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, इसको मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखा और उसको कर्ल किया, दैट इज कॉल्ड। अब देखिए अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज।
ठीक है, तो 18 का आंसर इज ए, क्लॉकवाइज। आप फिर अगर आपको नहीं समझ आया तो देखिए लेफ्ट हैंड लीजिए, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपने फिंगर्स को कीजिए और कर्ल कीजिए, जिस तरह आपकी उंगलियां मुड़ रही है, ठीक है, दैट इज क्लॉकवाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज 5H, तो L इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज, यानी कि डी आई बाई डी टी कितना दे रखा है, इज 2 एज -1, यानी कि निगेटिव दे रखा है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन है वो उल्टी दे रखी है। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा कॉइल में, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सॉरी, ये एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये है, इसके इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ या फिर बोल दीजिए, तो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो एल की वैल्यू कितनी है 5, और ये कितना हो गया -2, दैट इज इक्वल टू -10 इज द राइट आंसर, ठीक है, तो -10 कौन से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न कितने n है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n दे रखे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, इज हेल्ड पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये लाइन ऐसे है, और एक मैग्नेटिक जो कॉइल है, मान लीजिए मेरा हाथ कॉइल है और मैंने इसको एकदम पैरेलल रखा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एरिया, मतलब जो इसके अंदर जा ही नहीं रही है ना, वो तो पैरेलल है, इसको कट ही नहीं कर रही है। फ्लक्स कब जनरेट होगा, जब इसको क्रॉस करेंगी, तो आंसर क्या है, जीरो, क्योंकि वो उसके पैरेलल है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी जो कि मैं हर वीडियो में देता हूँ, कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ताकि आपके जो डेली प्रैक्टिस है वो और बढ़ सके, और क्वेश्चन आ सके, आपकी फ्रिक्वेंसी के आपके जो कमांड है वो और अच्छी हो सके। बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऑलरेडी उसमें डेली अब अपलोड करते हैं, जो ऑलरेडी बच्चे वहाँ पे हैं ग्रुप में, वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं सब चीजों को। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू, बाय।